आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो इंडिया केमिकल न्यूज़ को भी धन्यवाद जो कि आपने ये महफ़िल सजाई है और यहाँ पे सभी को अपने अपने विचार रखने का मौका मिला है। हम लोग तो रिसीविंग एंड पे हैं, सबके विचार मिलेंगे, उसके बाद फिर उसको बैलेंसिंग करेंगे, है ना। वो एक तराजू लेके आप बैठे हैं, उसके ऊपर किसका पड़ला भारी होता है या बैलेंस करना है, उसमें तराजू तो बराबर होना है कहीं पे। तो एक जहाँ पे हम लोग नहीं, तो तराजू तो सुप्रीम कोर्ट में भी तराजू ही है ना, वो देश हित में ही काम करता है। तो जब जहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमेशा कहा करते थे, एक उनका बड़ा प्रिय श्लोक था, न तो हम का। एक अपना भी एक्ट है 1968 का एक्ट है, इंसेक्टिसाइड एक्ट, और भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर भी बहुत पुराने हैं, सभी जो हैं वो सब उसी उन्हीं एक्ट उन्हीं पॉलिसीज़ के रहते। सीड एक्ट भी उसी समय 1966 का है। इसी में जो ग्रोथ हुई है आप उसको देखें तो देखें कि पॉपुलेशन तो 33 करोड़ से 145 करोड़ हो गई। 145 करोड़ पॉपुलेशन, जो कि उस समय 33 करोड़ थी, कई गुना बढ़ी पॉपुलेशन। फूड ग्रेन जो है 50 मिलियन टन से 340 मिलियन टन पे पहुंच गया। इट इज़ ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6.8 और 7 टाइम्स। और जबकि अभी हमारा पोटेंशियल जो है, जो अभी 340 है, इसको बहुत आसानी से 550 मिलियन टन, हम लोग का जो इंटरनल असेसमेंट आता है कि इसको 550 मिलियन टन करने में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जो अभी भी हमारी जो भी वैराइटीज़ हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कुछ भी है, उस पर हम लोग इसको 550 तक तो बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं। तो अभी आगे आने वाले समय भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अपने ही पास है, जबकि ज़मीन कम है। ज़मीन अगर देखेंगे तो उतनी नहीं, 2.4% केवल लैंड एरिया है, 4% केवल वाटर रिसोर्सेज हैं। और साथ में एक और चीज़ है, अभी अब एग्रीकल्चर होलिस्टिक वे में देखा जाने लगा है। कोई कहता है मीथेन जो है वो रियरिंग से, कैटल रियरिंग से मीथेन हो रहा है, आप पॉल्यूट कर रहे हो। एग्रीकल्चर एक तो पॉल्यूट कर रहा है, एक तरफ एग्रीकल्चर सबका पेट भी भर रहा है। भाई दूध चाहिए, अगर हमको कैटल पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो दूध कहाँ से आएगा फिर। तो वो भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो 987 मिलियन कैटल्स जो हैं वर्ल्ड में, उसमें से 31%, मतलब ऑलमोस्ट एक तिहाई कैटल इंडिया में। ठीक है, उसमें से हो सकता है प्रोडक्टिविटी वाइज देखें तो उसमें बात ना हो, लेकिन इन सब में जो डेवलपमेंट हुआ है, इन सबको अब जो नज़रिए से गवर्नमेंट देखने की कोशिश कर रही है, उसमें G20 के समय इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है सभी देशों के साथ। तो उसमें एक बात निकल के आई है कि अब हमें वन हेल्थ पॉलिसी की ओर, वन हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली स्थिति जो है कि सभी की चिंता करनी, सब ही सुखी हों, सभी हों, तो पौधे भी सुखी हों, जानवर भी सुखी हों, आदमी भी सुखी हों, सभी को सुखी रखना है। तो अब अभी तक जो विकास हो रहा था हम लोग का, वो सब था राइस, व्हीट और मेज़, मतलब सीरियल सेंट्रिक डेवलपमेंट जो था। सारा डेवलपमेंट आप देखें अभी भी जो रबी प्रोडक्शन हो, खरीफ प्रोडक्शन, इट इज़ ऑल मोस्टली बिकॉज ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज़। But and that too it was derived from inputs like new seeds, नई वैरायटी आई, एकदम से ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके साथ फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशन है, एनर्जी और मैकेनाइजेशन जितना हुआ है, इन सब का असर आया है। केवल उसमें हम साइलों में देखें कि केवल पेस्टिसाइड का क्या रोल रहा है, तो नहीं, ये सारी चीज़ें आई हैं, तब पेस्टिसाइड भी उसमें एक अपना उसका भी होगा, कोई ना कुछ फैक्टर उसके भी हैं। और जो अभी बात हो रही थी कि 45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किए, 55,000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, ये सब जो है उसी एक्ट के तहत हुआ है। मतलब उस पॉलिसी में ऐसी कोई बहुत खराबी नहीं रही होगी जो अब तक चल रही थी, अदरवाइज़ ये डेवलपमेंट कैसे होता। सीड में 1966 में जब एक्ट आया, सीड एक्ट, तो शायद ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड रही हो सीड की। आज की डेट में कम से कम 500-600 तो बड़ी कंपनियां हैं, उसके अलावा 1000-1500 तो छोटे छोटे सीड प्रोड्यूसर, सीड ग्रोइंग कंपनीज़ हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन्हीं पॉलिसीज़, इन्हीं एक्ट के तहत हुआ है, उन्हीं रेगुलेशंस के तहत हुआ है। बट ठीक है, ये टाइम के हिसाब से उसमें चेंजेस होने चाहिए, और उसी के लिए अब नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल और ये सारे बन रहे हैं, नया सीड एक्ट भी बन रहा है। तो उसमें जो कुछ
सजेशंस आते हैं, ऐसे जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों से जो सजेशन आते हैं उन सबको टेक रिफाइन करके कुछ उसको जो और चीज़ों में और सब्जेक्ट्स में भी विकास हो रहा है। इस दौरान पहले किसी ज़माने में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट आ गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया, और भी तमाम एक्ट आते जा रहे हैं। उन सबका असर एक दूसरे के ऊपर होता है। आप अब पहले जन प्लान फ्री एक्सचेंज था, आज की डेट में फ्री एक्सचेंज नहीं रह गया है। जीएम के ऊपर होने लगा, बायो इंजीनियर्ड क्रॉप्स आ गई। पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, बायो इंजीनियर्ड है, वो क्रिस्पर Cas9 और कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी। तो हर चीज़ का असर एक दूसरे के ऊपर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये बायो इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जिस भी इस तरह के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं या डिजीजेस हैं उसको टू द पॉइंट टैकल कर सकें हम लोग। हो सकता है पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। भाई इट मे हैपन कि आप कल को जो है ऐसी केमिस्ट्री आती, आपके ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी आ जाए जो कि अक्रॉस बोर्ड सब चीज़ को काम कर सकती हो। तो क्या ऐसी स्थिति आती है तो सारे उसके हिसाब से चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आज जीएम एक कॉटन में आया था तो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट लेपिडोरा, एक ही लेपिडोरा जो है उसी के ऊपर असर किया, लेकिन उसकी वजह से पेस्टिसाइड का कंजम्पशन कम हुआ। ठीक है, आपके नए केमिस्ट्री आई, नए इंसेक्ट आते रहेंगे, नए पेस्ट आते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। तो हमें तो टोटल अगर हम यहाँ पे भी क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो क्रॉप प्रोटेक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस, इंसेक्ट और डिजीजेस या इससे नहीं है। उसके अलावा भी हमें जो है फ्लड्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एबायोटिक स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, सैलिनिटी बढ़ रही है, ये सबसे भी क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए भी अब बायोस्टिमुलेंट्स आ रहे हैं, कोई और चीज़ें आ रही हैं जिनसे इनको भी टैकल करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो आने वाले समय में हमें जो सॉइल डिग्रेडेशन है, वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, पॉल्यूशन है, मोनोकल्चर है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती जा रही है। जब हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तब फिर हमारा जो हर्बिसाइड्स का यूज़ है, क्या वो उसका पूरा प्रोफाइल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आपके साथ एक पल्स क्रॉप लगी हुई है, एक आपकी डाइकॉट है, एक मोनोकॉट क्रॉप लगी हुई है खेत में, तो क्या हम सेम हर्बिसाइड यूज़ कर पाएंगे? कोई ऐसी केमिस्ट्री चाहिए होगी जो कि दोनों को बचा सके, दोनों क्रॉप को, साथ में वीड को भी मार सके। ऐसा कुछ सोचने की तो नई नई केमिस्ट्री, नई नई थिंकिंग की ज़रूरत तो होगी। लेकिन एक हाँ, जो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट में ये तो है कि फार्मर्स बिकेम मोर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। जो कि एम्बेसडर की बात अभी कर रहे थे कि एम्बेसडर चली कम से कम 50 साल, लेकिन नई गाड़ियां हैं वो जो हैं मुश्किल से 5 साल, 6 साल, 8 साल में उनको मॉडल्स जो हैं रिप्लेस, क्योंकि पीपल नाउ दे आर रेडी टू चेंज, they have resources and even the psychology has changed कि हम नया ले लेंगे, चलो फ़ोन आया नया ले लेंगे। तो वो चेंज जो है, तो टेक्नोलॉजी की लाइफ कम होती जा रही है। तो अगर कोई ये सोचे कि आज हम 20 साल 25 साल पुरानी केमिस्ट्री को भी चला सकते हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी कि क्या R&D इतना कमज़ोर हो गया कि 25 साल पहले की जो केमिस्ट्री थी वो आज भी चलती रहेगी? वी हैव टू वर्क फॉर न्यू R&D। नए केमिकल्स आने चाहिए, 30 साल 40 साल पुराने केमिकल्स हटने चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैडम बैठी हुई हैं, इनको हम रोज़ कहते हैं कि किसी भी तरीके से करके वी शुड ब्रॉड दिस जो पेंडेंसी है, वट एवर 200-300 जो भी एप्लीकेशन बची हैं 9(3) की, उसको हम लोग अगले 6 महीने 8 महीने में ख़त्म कर देंगे। वी विल बी 0 to 0 आप लाएंगे एप्लीकेशन और वो स्क्रीनिंग में लग जाएगी। उसी के हिसाब से डेटा जनरेशन के लिए GLP लैब से भी बात करने की आवश्यकता है। हमें डेटा चाहिए, वो डेटा अगर GLP लैब अगर कहीं विदेश में कर चुका है, चूहे के ऊपर रिसर्च हो चुकी है, उसका बढ़िया पब्लिश डेटा है उनके पास, एंड आवर GLP लैब्स कैन एक्सेप्ट दैट डेटा कि हाँ वहाँ पे हो गया है, वो वही यहाँ पे भी लागू है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट डेटा आल्सो। हम कहीं नहीं हम लोग प्रेशर कर रहे हैं कि आप फिर से सारा एक्सपेरिमेंट करिए, फिर से सब करिए, लेकिन फील्ड के जो ट्रायल हैं वो तो करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस,
यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ की क्रॉप ड्यूरेशन, यहाँ की क्रॉप ड्यूरेशन। केवल पोटैटो एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर विदेश में उसके जो है ड्यूरेशन 150 से 160 दिन है, तो यहाँ पे 90 से 110 दिन में आप पोटैटो, इवन कच्चा पोटैटो आज जो है आलू जो है, कच्चा आलू अभी 60 दिन 50 दिन की भी क्रॉप नहीं हुई होगी, उसमें से भी खोद खोद के छोटे छोटे बेचना शुरू कर देते हैं। तो यू कैन नॉट यूज़ एनी सेम केमिस्ट्री जो कि वहाँ पे 160 दिन बाद जो हार्वेस्ट होता है, आज जो आपका प्री हार्वेस्ट पीरियड है उसको कम मतलब वो आपको देखना, हर तरह से केमिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि हमारी एग्रो इकोलॉजी, हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में वो फिट होती है कि नहीं। उनके यहाँ उस टेम्परेचर पे क्या मेटाबोलाइट्स बनते हैं, एमआरएल इशूज़ में आप उसको भी देखना पड़ेगा कि उनके उस टेम्परेचर पे उस कभी हो सकता है वहाँ पे फ्रीजिंग आ जाती है, वहाँ पे फ्रीजिंग में उसके जो होंगे बिल्कुल डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनेंगे जो यहाँ। तो ये फील्ड वाले काम तो करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ जो और एनिमल्स के ऊपर है, आज ये विपिन लोग एक कोई शेड्यूल रखे हैं, है ना, वो वहाँ पे इसको करेंगे। नॉन एनिमल वो तो उसमें टाइम नहीं लगेगा फिर आपको। You can go for some indexing and something like that, some coefficients, some empirical studies, so many things can be done. So उसके लिए, but that data acceptability should come to the GLP labs. मतलब वो हमें तो लैब से डेटा चाहिए, हम तो ये नहीं, हम तो खुद जाके नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, but that has to be acceptable by all, वो देखने की चीज़ है। उसी तरीके से अगर 1960 में फर्टिलाइज़र का यूज़ देखिए तो 1.93 kg पर हेक्टेयर था, आज जो कि बढ़ के 160 kg, वर्ल्ड का एवरेज उस समय 30 था, आज 188 है। तो मतलब हम लोग टुवार्ड्स वर्ल्ड एवरेज बढ़ रहे हैं। पेस्टिसाइड में अच्छा है कि नहीं पहुंच रहे हैं, वर्ल्ड एवरेज बहुत ज़्यादा है, वी डोंट वांट टू रीच देयर। हम अपनी वैरायटीज़ के भरोसे, हम अपनी जो एक वैरायटी पूसा बासमती 1847 आती है, उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज़, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस है, अच्छा है, वहाँ पे एमआरएल का इशू नहीं आ रहा है, उसका एक्सपोर्ट की वैल्यू बहुत अच्छी हो रही है। तो पेस्टिसाइड्स के साथ साथ और भी जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर भी कंटिन्यूस नज़र रखने की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि जो अभी आप कह रहे थे कि पेस्टिसाइड्स का कंजम्पशन इन क्वांटिटी बाय वेट बेसिस अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, फ्लक्चुएटिंग है, किसी साल कम हो जाता है, किसी साल बढ़ जाता है। हो सकता है डिजीज़ जब एपिडेमिक फॉर्म में आती हो तो बढ़ता हो कंजम्पशन, या जब कोई ऐसा क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं तो इंसेक्ट एंड डिजीज़ेस भी फ्लक्चुएट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बढ़ता होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नाउ एक तो ग्रीनर केमिस्ट्री आती जा रही है, जहाँ पहले 5 लीटर क्लोरपारीफॉस लगता था, आज की डेट में इमिडाक्लोप्रिड जो है 350 ml लगता होगा 1 हेक्टेयर का दीमक कंट्रोल। तो दीज आर आल्सो कमिंग अप। हर्बिसाइड्स में इसी तरीके से है, आपका अब ड्रोन से स्प्रे करेंगे तो हो सकता है और कम में स्प्रे में आपका काम चल जाए, क्योंकि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं। अगर उनके लिए एक बढ़िया सा शीट जैसा बिछ जाए, पतली शीट हो, दैट इज़ इनफ। वो अगर ड्रोन से स्प्रे कर देंगे तो बहुत अच्छा उसका असर आएगा। प्री इमरजेंस में तो अब इन सब चीज़ों, नई टेक्नोलॉजी से भी आप कंजम्पशन और उसका इफ़ेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो आगे आने वाले समय में चैलेंजेस हम लोग के सामने क्या हैं एग्रीकल्चर के, उसमें पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को भी इन चैलेंजेस को देखना पड़ेगा। एक तो है हंगर को कॉम्बैट करना। अभी भी 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो खाना सीरियल्स या जो भी दिया जा रहा है, तो इसका मतलब हंगर अभी भी परसिस्ट कर रही है। इट मे बी हिडन हंगर, इट मे बी एक्चुअल हंगर। अभी सबको हो सकता है जितना ज़रूरत है उतना खाना नहीं मिल रहा है। हो सकता है हम लोग तो ठीक है ओवर वेट हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद अंडर वेट, स्टंटिंग और ये सब जो है इंडिया में रैम्पेंट है, बहुत जगह आपको मिल जाएगी। इवन नॉट ओनली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर हम एनिमल कैटल्स की भी बात करें, इवन स्मॉल रूमिनेंट्स जो कि पहले चरने वाले जानवर भी जो हैं, पहले इनफ फूड था, सारे ग्रेजिंग ट्रैक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज़ थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनकी जो फॉडर कैरिंग कैपेसिटी है, न्यूट्रिएंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही है। उन सबको भी इस तरीके से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरीके से अगर हम एक और आती है बात न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर,
न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर में बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ आ रही हैं और इस तरह के, तो वहाँ पे नैनो की बात अभी कर रहे थे, राजेश जी बता रहे थे कि काफ़ी नैनो प्रोडक्ट्स इन लाइन रेडी हैं, नैनो जिंक है, नैनो कॉपर है, नैनो अदर हैं, तो क्या उनको यूज़ करके हम अपने जो क्रॉप्स उनका बायो फोर्टिफिकेशन बढ़ा सकते हैं? तो और क्या उनको फिर पेस्टिसाइड्स के साथ लेसिंग करके या किस तरीके से ऐसे पेस्टिसाइड आ जाएं जो जिनके कि मेटाबोलाइट्स कैन बी यूज्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? क्या ऐसा कुछ नई केमिस्ट्री सोची जा सकती है? उसको भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। प्रो नेचर एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट की पॉलिसी अब टोटल प्रो नेचर एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हो गई है। नेचुरल फार्मिंग मिशन उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट में उसका बहुत पहले से चल रहा है, जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। उसी तरीके से आपका इस समय नेचुरल फार्मिंग, आप आंध्रा में चले जाएं, न्यू प्रोडक्ट्स पर ये जीवामृत, घन जीवामृत, उसका वो क्या उसके माइक्रोबियल कंसोर्शिया है, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। आपको अभी हम बता रहे थे शाह साहब को कि गुजरात में सुतारिया साहब एक हैं जो कि क्या वो है, गोकुल या क्या करके उनका कैटल का, उनका यहाँ से आज एक से एक अच्छे अच्छे कंसोर्शिया निकल रहे हैं। तो इन सब का भी आने वाले समय में बायो सॉल्यूशंस की जब बात होगी, टोटल सॉल्यूशंस की बात अभी आपने भी कही, इट इज़ नॉट जस्ट पेस्टिसाइड, इट इज़ बायो सॉल्यूशंस एंड दैट टू क्रॉप बेस्ड लोकेशन स्पेसिफिक बायो सॉल्यूशंस। उसमें क्या क्या चीज़ आएगा वो सोचने की बात होगी, तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। और सबसे अंत में है एफिशिएंसी बढ़ाना। जो भी हमारे इनपुट्स हैं उनका, चाहे वाटर हो, फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो। जो 6 डबलिंग फार्मर्स इनकम के 5-6 प्रिंसिपल है, उसमें एक पहला प्रिंसिपल ही यही रखा गया है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो उनको कैसे करना है, और साथ में अंत में किसान, क्योंकि अभी भी वल्नरेबल है, वो फील्ड में है। हम लोग तो यहाँ पे जो भी पेपर पे बात करें कि ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसे स्टेप बना लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है कि आप सोचें कि हाँ हम यहाँ से बैठेंगे गाड़ी में, पहुँच जाएंगे गुड़गांव अग्रवाल साहब के घर तक, तो अग्रवाल साहब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। इट इज़ हार्डली इतना, ये है हमारे पास ये गाड़ी है। तो अग्रवाल साहब को आज सुबह 2 घंटा लगा है गुड़गांव से आने में, अभी बता देते हैं। सारी अच्छी से अच्छी गाड़ी होने से, सारी अच्छी रोड होने से भी आप जाम, फील्ड में क्या होगा वो आप उस समय सोच नहीं सकते, क्या प्रॉब्लम आएगी नोबडी नोज। तो उसको कैटर करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे जो बहुत मेजर योजना है, उसको ऊपर भी लाखों रुपए का 1,30,000 करोड़ या समथिंग लाइक दैट वी आर पेइंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट। तो इस तरह की भी योजना की ज़रूरत है, क्योंकि सब एबव ऑल सब कुछ अच्छे से अच्छा पेस्टिसाइड सब होने के बाद भी क्रॉप बचेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो कंसेप्ट ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2047 तक बात हो रही है कि हमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन सॉइल हैज़ टू बी इंक्रीज्ड इफ़ इट कम्स अबव 0.6, तो ठीक है, ऑप्टिमम है। अगर 1 आ जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद सारी चीज़ें कि अपने आप आपकी आधे से ज़्यादा दिक्कतें जो कि आपके सीड ट्रीटमेंट के केमिकल्स हैं, सीड ट्रीटमेंट के बायो सॉल्यूशंस हैं, ये सारे की कम ज़रूरत पड़ने लगेगी अगर 1% से ऊपर आपका ऑर्गेनिक सॉइल कार्बन हो जाए सॉइल में। तो उसी तरीके से जो हमारा परसेप्शन टुवार्ड्स एमआरएल्स इन फूड है, ये परसेप्शन तोड़ना बहुत बड़ा इशू हो गया है। तमाम चीज़ों, सबके दिमाग में आता है कि ऑर्गेनिक अच्छा है, नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट अच्छे हैं। ये परसेप्शन है, हो सकता है सारा कहीं कोई एमआरएल ना होता हो, क्योंकि जो हम लोग के MPRNL जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में देखा गया वेरी लिटिल, समथिंग अराउंड 2 और 2.5% सैम्पल्स ही में ही एमआरएल का इशू आता है। लेकिन वो परसेप्शन बिल्डअप जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि केमिकल की वजह से, क्योंकि यमुना नदी गंदी दिख रही है तो वो होगा कि ये पेस्टिसाइड वालों की वजह से। ऐसा नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन कैसे उसको तोड़ना है परसेप्शन को, इसके लिए निश्चित जो आप लोग इंडिया केमिकल न्यूज़ या फिर और जो एसोसिएशंस हैं, दे शुड कम अप विद ए बिग कैंपेन, नेशनल कैंपेन काइंड ऑफ थिंग,
कि देखो ये केवल इसकी वजह से गंदी नहीं है, वो डाई वाले जो हैं, कपड़ा डाई करने वाले, उनका फेन है। वो जो झाग दिखता है वो हमारे यहाँ एग्रोकेमिकल का झाग नहीं है। एग्रोकेमिकल में जो झाग को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए तमाम तरह के सर्फेक्टेंट्स या एडजुवेंट्स डाले जाते हैं। वो अलग प्रोसेस ही अलग, वो झाग उसका नहीं है। इस तरह के परसेप्शंस को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी बात करने जाइए तो वो सीधे कहते हैं अरे साहब कैंसर बहुत बढ़ रहा है। इसके ऊपर शाह साहब सुन चुके हैं, हर तरफ जहाँ पहला रिएक्शन होता है पेस्टिसाइड है तो कैंसर है। डेटा भी आप लोग के पास है, लेकिन वो डेटा लोगों तक पहुँचाना कि अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे कि नहीं है केमिकल, वहाँ पे क्या कैंसर का रेट है, पंजाब में जहाँ केमिकल हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या कैंसर का रेट है, ये सारा डेटा है। लेकिन उस डेटा को आम आदमी तक पहुँचाना भी, एक कंज्यूमर तक पहुँचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो ये जो इंडिया केमिकल ये आपका है, इस टाइप के जो प्रोग्राम है, आप लोग को इस पर लिखते रहना चाहिए कि हाँ ये क्या है। इस टाइप की स्टडीज़ को बार बार लोगों को, एक्सटेंशन का प्रिंसिपल यही है कि कई बार पहुंचाना पड़ेगा आपको, तभी लोगों के याद रहता है। तो ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को लेके जो गवर्नमेंट पॉलिसी की बात होती है, तो हम लोग ने पिछले कुछ ही समय में, मैडम दिन भर उसमें लगी रहती हैं, ओवरलोडेड हैं काम से, लेकिन उसके बावजूद पीछे ब्रजेश बैठे हैं, सभी लगे रहते हैं काम में, हैं, कोर्ट केस तक होता है, झेलना पड़ता है उसके लिए। मतलब जो एक्चुअल काम है आपका टेक्निकल स्क्रीनिंग, और उसमें कम समय जाता है, और ये फालतू के काम जो आ जाते हैं ना, अभी कुछ आप करेंगे कोर्ट में केस, फिर उसके लिए तैयारी करो, हाँ, उसमें हियरिंग के लिए चंडीगढ़ जाना है, तो कभी चेन्नई जाना है, तो कभी वहाँ जाना है। मतलब आपका आधा समय इन सब चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में वेस्ट होता है। जबकि पिछले कई सालों से, 6-7 साल से क्रॉप ग्रुपिंग के ऊपर बात हो रही थी, हम लोगों ने कर दिया उसको, वो अप्रूव हो गया। न्यू मॉलिक्यूल्स की डिफिनीशन को ब्रॉडन कर दिया। उसके बाद फिर आपका बायो पेस्टिसाइड्स, बायो स्टिमुलेंट्स, हम लोग रैम्पेंट, मतलब जितना आ रहे हैं सब तेज़ी से उसको करते जा रहे हैं। उधर बायो स्टिमुलेंट में भी 2-3 साल से अटके थे सारे, उसको भी क्लियर करने की कोशिश हो रही है। नेचुरल फार्मिंग मिशन जैसी चीज़ों को भी प्रमोट हो रहा है कि भाई सबको अपना काम करने की सुविधा है। किसान अगर नहीं चाहता है एग्रोकेमिकल, वो अपना वही गोबर खाद से करे, लेट देम डू। अगर सक्सेस होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो ठीक, क्योंकि कोई ये गारंटी नहीं देता कि आप एग्रोकेमिकल यूज़ करोगे तो ये चीज़ नहीं होगी। दवाई खा के कोई ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी कोई अस्पताल नहीं देता है। तो अगर आदमी को इच्छा है आयुर्वेद खाने की, तो लेट देम गो फॉर आयुर्वेद। किसी को होम्योपैथ अच्छा लगता है, होम्योपैथ करें, है ना। फिजियोथेरेपी से भी बहुत से घुटने के ऑपरेशन रोके जा सकते हैं पैर के, सबको पता है। लेकिन स्टिल आप अगर एलोपैथी में सर्जरी वाले के पास जाएंगे तो कहेगा हाँ नी ट्रांसप्लांट करा लो। हो सकता है फिजियोथेरेपी कराने से वो ठीक हो जाता, 90% चांस ऐसा होता कि वो ठीक हो सकता था। लेकिन तो सबका अपना अपना सिस्टम है, लेट देम डू, उनको भी करने दो। 5%, 8%, 10% एरिया उनके पास भी हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो कंपटीशन एमंग कि हम केवल एग्रोकेमिकल के लिए ही बढ़ावा करना है, हमें सबको बैलेंस करने की बात है। जो शुरू पे आँख पे पट्टी बांध के तराजू की हम बात कर रहे थे, वो यही था कि लेट अस सी, हम लोग आँख खोल के तराजू पकड़े हुए हैं कि भाई लेट एवरीबडी शुड ग्रो, उनको भी देखना है, उनको भी देखना है। तो चलिए, अच्छा है, आज और भी कई पैनल हैं, उनसे जो भी अच्छी बातें निकल के आती हैं तो निश्चित ही हम लोग, अगर उसमें हम लोग की तरफ से एक्शन की आवश्यकता होगी गवर्नमेंट की ओर से, तो वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू वर्क अपॉन ऑल दोज पॉइंट्स। ऐसे ही नए आइडिया आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। नए नए इश्यूज़ आते हैं, अभी हम कल ही मैडम को बता रहे थे कि एक नया इशू आ गया है, तो ऐसे रोज़ 1-2 नए इशू आते हैं। अब उसके ऊपर हम लोग को अपने ओपन हाउस या फिर छोटे ग्रुप में डिस्कशन करके फिर उसका कुछ सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ती है। दैट वी आर ट्राइंग टू डू, रेगुलरली वी आर ट्राइंग टू डू। तो आई होप दैट आफ्टर today's all these panels, some new points will definitely emerge, and then we will work upon that. And thank you again, India Chemical News, for calling me for this program. Thank you. Thank you.